हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। तो अभी हम लोग न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। तो इंडियन एक्सप्रेस का करेंगे और देखेंगे कि आज क्या क्या आर्टिकल निकला है। तो आज का डेट है 25 फरवरी और चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या आर्टिकल है और हर एक आर्टिकल को अच्छे से एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला आर्टिकल आज का, इन शैडो ऑफ यूएस टैरिफ इंडिया बैक टू टेबल फॉर ट्रेड टॉक्स विथ यूके एंड ईयू, हाई टैरिफ्स टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक बिजनेस फ्रॉम नॉन मार्केट इकोनॉमी से गोयल। तो यहाँ पे बैठे हुए हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल और इधर है यूके के बिजनेस ट्रेड सेक्रेटरी जोनाथन रेनॉल्ड्स। तो जैसा कि आपको पता है कि यूएस में जब से डोनाल्ड ट्रंप आए थे, उन्होंने अपने अलाइस और अलाइक कंपनी जितनी भी कंट्रीज है सबके टैरिफ इंक्रीज कर दिए है या तो फिर थोड़ा सा टफ बना दिया है। तो उसको लेके इंडिया और यूनाइटेड किंगडम और यूरोपियन यूनियन के बीच में लगभग 8 महीने बाद बातचीत शुरू हुई है, जहाँ पे एफटीए को लेकर, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बात हो रही है। तो देखते हैं क्या है। एस यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप मूव्स टू अपहेंड द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर with tariff threat against allies or rivals alike, New Delhi Monday restarted negotiating for two long-stalled big-ticket trade deals with Britain's new Labour Party-led administration, just days ahead of President of European Commission Ursula von der Leyen visit to India for trade talk। तो जब से यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन भारत आई है ट्रेड टॉक के लिए, उसके बाद से जो इंडिया यूरोप के साथ अपना जो ट्रेड टॉक शुरू किया है, ताकि इंडिया का मार्केट कम ना हो और इंडिया यूरोप के साथ मतलब बिजनेस अच्छा कर सके और इंडिया का जो डोमेस्टिक मार्केट है उस पर कोई फ़र्क ना हो। और ये बात काम लगभग 8 महीने से रुके हुए थे, क्योंकि इंडिया में जनरल इलेक्शन चल रहे थे उसके चक्कर में। तो इंडिया और यूके का इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या चल रहा था। तो इंडिया इंपोर्ट्स फ्रॉम यूके, मतलब यूके से जो ले रहे थे 2021-22 में $7.02 मिलियन का और बिलियन डॉलर का, 22-23 में 8.96 का, 23-24 में 8.41 का, और ये पैंडेमिक के बाद का है। तो इंडिया एक्सपोर्ट कितना कर रहे थे, 21-22 में 10.46, 22-23 में 11.41, 23-24 में 12.92, 24-25 में 9.60। तो जो लेटेस्ट ईयर का है वो कम हुआ है जो लास्ट ईयर था। तब इसको इंक्रीज करने के लिए एग्रीमेंट किया गया था, बात हो रहा था। तो इस एग्रीमेंट से क्या फ़ायदा होता है, तो फ्री जो एग्रीमेंट है एफटीए, इसका यूज होता है बिजनेस या ट्रेड को सिंपल रखने के लिए और दो देशों के बीच एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बिटवीन टू कंट्रीज तो उसको सिंपल बनाया जाता है। जैसे कौन कौन से ट्रेड हो जाते हैं, जैसे कि बॉर्डर पे टैक्स जो लगता है वो, फिर जो लॉ होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए वो हो गया, फिर सब्सिडीज हो गए,
फिर जो कोटा मिलते हैं, ये सब को जो ये FTA है इसके तहत जो दोनों देशों के बीच में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है उसको आसान कर दिया जाता है। और इसका सबसे बड़ा मतलब फ़ायदा ये होता है कि जिन दो देशों के बीच में संधि होती है तो उनका जो भी उत्पादन होता है, प्रोडक्शन जो भी होता है, वो दो देशों के बीच में ये बाकी देशों के कंपेयर में सस्ता हो जाता है, या तो फिर चीप बोलिए। और अगर इससे जो भी उत्पादन होता है, मतलब जो भी प्रोडक्शन हुआ, तो इसके तहत जो भी बिजनेस हुआ, ट्रेड हुआ, इसको बढ़ाने में मदद करता है। और इससे जो इकोनॉमी है देश की, कंट्री या वर्ल्ड इकोनॉमी, वो भी इंक्रीज होती है। क्योंकि अगर दो देशों के बीच में ट्रेड होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो उस देश की भी इकोनॉमी इंक्रीज होगी, और जिस देश से हो रहा है उसकी भी इकोनॉमी इंक्रीज होगी। तो और दो देशों की ये इकोनॉमी इंक्रीज हो रही है तो पूरे वर्ल्ड की भी इकोनॉमी इंक्रीज होगी। चलिए अब देखते हैं अगला आर्टिकल क्या है। इन 5 years since COVID, flip in railways revenue from AC non-AC। तो in 2019-20 non-AC contributed 58%, now just 41%, AC up to 36% to 54%। तो 2019-20 में जो नॉन AC था, जनरल स्लीपर कोचेस थे, उनका कारोबार होता था 58%, जो अब घट के हो गया है 41% पे। और जो थर्ड AC थे या AC बोले, उनका जो होता था 36%, वो अब इंक्रीज हो गया है 54%। तो इन दी 5 years since COVID-19 pandemic, the revenues from AC class and all second class ticket, including sleeper class which offers a berth, have more or less flipped, according to the analysis of budget document by the Indian Express। तो जो पिछले 5 साल में देखा गया है, स्पेशली कोविड के बाद, कि जो AC क्लास है ऑल सेकेंड क्लास टिकट जिसमें स्लीपर की व्यवस्था होती है, AC नहीं रहता, तो उन दोनों का जो रेवेन्यू आता था वो एकदम फ्लिप हो गया है। इन 2019-20 रेवेन्यू फ्रॉम पैसेंजर ट्रैवलिंग ऑन AC फर्स्ट क्लास, AC सेकेंड ईयर, AC थर्ड ईयर एंड AC चेयर कार वर जस्ट ओवर 1/3 और 36% ऑफ द टोटल पैसेंजर रेवेन्यू ऑफ ₹50,699 crore। दैट फ्रॉम पैसेंजर ट्रैवलिंग फ्रॉम नॉन AC अकाउंटेड फॉर ए बल्क ऑफ 58%। तो जो 2019 और 2020 में जो रेवेन्यू होता था AC, मतलब AC पैसेंजर्स के द्वारा, जो फर्स्ट क्लास हो गया, AC सेकेंड ईयर हो गया, AC थर्ड ईयर हो गया, या AC चेयर कार, तो इसमें जो 36% होता था, यानी 1/3 कमाई इससे होती थी। तो मतलब अराउंड 50,669 करोड़ का होता था। और जो नॉन AC है उससे 58% होता था, क्योंकि इसके कॉस्ट कम होते थे तो लोग ज़्यादा इसे ट्रैवल करना पसंद करते थे। बट अभी के हिसाब से इन 2024-25 तो जो ट्रेंड है अचानक उल्टा हो गया है। जो ट्रैवलिंग AC क्लासेस इन द रेलवे आर expected to contribute 54% of total passengers revenue of ₹80,000 crore, and those in non-AC class excluding suburban are estimated to contribute just 41%। तो जो 2024-19-20 में 58% था, वो घट के 41% पे आ गया है। और जो 36% था वो 54% पे आ गया है। अराउंड 80,000 करोड़ का मतलब
इससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका है? जो नॉन एसी वो तो कम हो गए, क्योंकि लोगों को एसी की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा, स्पेशली एसी थर्ड क्लास। तो देखा जाए तो गोल्डन टियर कौन सा हो गया? एसी थर्ड क्लास का। एसी थर्ड क्लास में थोड़ा सा ज़्यादा रेवेन्यू हो रहा है। जैसे कि 2020 में 11.4 करोड़ पैसेंजर ने थर्ड एसी में से ट्रैवल किया था और रेवेन्यू कितना आया था? 12,370 करोड़ रुपए। जो 2021 में 3.24 करोड़ पैसेंजर ट्रैवल किए थे और आया कितना था? 4750। ये तब का है जब कोविड चल रहा था। तो फॉर ये 2021 है, तो ये 2020-21 होता है, ये 2019-20 होता है, ठीक है। तो जहाँ देखिए कि ये कोविड का पेंडेमिक जो था वो ख़त्म हुआ, तो फिर यहाँ पे 22 में 10.5 करोड़ लोगों ने ट्रैवल किया, 10.31 प्रिसाइजली बोले तो, और 12,225 करोड़ का रेवेन्यू हुआ था। और वही 2023 में देखिए तो 18.03 करोड़ पैसेंजर ने ट्रैवल किया और रेवेन्यू हुआ 21,345 करोड़ का। वही 24 में देखें तो 21.10 करोड़ पैसेंजर ट्रैवल किए और रेवेन्यू इकट्ठा हुआ 25,015 का करोड़ का। 25 में हुआ तो ऑलमोस्ट 26 करोड़ लोगों ने ट्रैवल किया है और कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ? 30,089। और 2026 अभी तक एस्टिमेट किया हुआ है और बजट में कि 31 करोड़ लोग इस साल ऑलमोस्ट ट्रैवल करेंगे और रेवेन्यू जो जनरेट होगा वो 37,115 करोड़ रुपीज़ होगा। ये डाटा था थर्ड एसी का सिर्फ, जिससे सबसे ज़्यादा रेलवे को रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और इससे रेलवे का जो प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो चलिए देखते हैं अब अगला न्यूज़ क्या है। अगला है PM टी इंडस्ट्री इट वर्कर्स विल गिव पेस टू असम प्रोग्रेस। तो ये जो न्यूज़ है असम के टी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, जिसको 200 साल पूरे होने पे फॉर कंप्लीटिंग 200 ईयर्स। तो गुवाहाटी में एक मतलब समारोह आयोजित किया गया जिसका नाम था झुमोर बिनंदिनी। झुमोर ये हो जाएगा झुमोर बंदिनी। एक प्रोग्राम आयोजन हुआ जिसमें वहाँ के जो सबसे पुरानी इंडस्ट्री असम की जो ये चाय की, तो वहाँ पे काम करने वाले कलाकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहाँ आए 60 से भी ज़्यादा देशों के एम्बेसडर के सामने झुमोर नृत्य का प्रस्तुति किया। और ये नृत्य क्या है? ये जो चाय बागान में काम करने वाले जो लोग हैं, मतलब प्रिसाइजली बोले तो 86,000 मेन एंड वुमेन, उनका ये वहाँ का जो ट्रेडिशनल बोले नृत्य है या मुख्य नृत्य बोलिए, तो वो उन्होंने पेश किया। तो जैसा कि जानते हैं चाय ये इंडिया का नेशनल ड्रिंक है। इंडिया में लोगों को चाहिए ना चाहिए, सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक चाय ज़रूरत पड़ती है। टोटल कितने प्रकार की चाय होती है? 5 टाइप्स की चाय होती है। कौन कौन सी? पहली है येरबा टी, दूसरी है ओलांग टी, तीसरी है ग्रीन टी, नहीं 5 नहीं 4 टाइप की होती है।
फोर्थ है ब्लैक टी। तो ब्लैक इंडिया में क्या मिलती है? ब्लैक टी। इंडिया में स्पेशली ब्लैक टी असम हो गया, वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग हो गया, और सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में भी कहीं कहीं मिलती है। जो टी है कहाँ की है, कहाँ से इसका मतलब शुरुआत हुआ था? चीन से, जो कि फिर बाद में इंडिया में उसकी खेती होने लगी, तो इंडिया में भी मिलता है, स्पेशली असम तरफ ही मिलता है ज़्यादातर, वहीं के आते हैं सब जगह। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्या है। अगला है फॉर्मर आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास, जो ये है, उन्होंने जो ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पे प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में ज्वाइन कर लिया। और ये जो ये है, ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी है वहाँ के। तो शशिकांत दास जो है पीएमओ ऑफिस में ऐसे प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 ज्वाइन किया है। इनसे ऊपर चीफ सेक्रेटरी है, और ये पोस्ट जाने के लिए कम से कम आपको 25 से 30 साल का एक्सपीरियंस चाहिए रहता है। और शशिकांत दास इससे पहले कहाँ काम करते थे? तो वो थे आरबीआई के गवर्नर। तो अभी तक कितने हुए हैं? तो पहले इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी, उनसे पहले जो थे वो सिर्फ चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे, एक ही होते थे चीफ सेक्रेटरी। पर इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये चीफ सेक्रेटरी हो गए, उनके नीचे प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते 2। तो ये शुरू हुआ था इंदिरा गांधी से। तो सबसे पहले कौन थे इंदिरा गांधी में प्रिंसिपल सेक्रेटरी? पीएन हक सर। ये कब से थे? 71 से 73 तक। फिर कौन बने? राजीव गांधी। ये इंदिरा गांधी में थे। राजीव गांधी में कौन थे? उनका नाम था सरला ग्रेवाल। ये कब से कब तक थे? 85 से 89 तक। उनके बाद कौन बने? अटल बिहारी वाजपेयी। उनके कार्यकाल में कौन थे? तो ब्रजेश मिश्रा। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 98 से 2004। फिर आए डॉक्टर मनमोहन सिंह। इनके कार्यकाल में 2 बने थे, एक थे TKA नैयर और एक पुलक चटर्जी। इनका कार्यकाल कब से था? तो 2004 से 2014 तक। फिर अभी नरेंद्र मोदी है, तो इनमें सबसे पहले थे नृपेंद्र मिश्रा, फिर आए PK मिश्रा। ये थे 2014 से अभी मतलब प्रेजेंट तक चल रहे हैं। और अभी जो आया है शशिकांत दास, ये ऐसे PM सेक्रेटरी 2 के तौर पे आए हैं। पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे प्राइम मिनिस्टर के PK मिश्रा, जो कि है ये है, अभी दूसरे आ गए हैं। तो अभी तो फिलहाल ये है। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्या है।
टनल रेस्क्यू ऑपरेशन हिट न्यू चैलेंजेस, वॉल ऑफ मड एंड वाटर। टनल्स ऑपरेशन ये हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट से लेकर टॉपिक है। डिजास्टर मैनेजमेंट ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे यूपीएससी मेंस के लिए। तो पहले थोड़ा सा डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में जान लेते हैं कि क्या होता है। डिजास्टर मैनेजमेंट ये हमारा जीएस पेपर 3 से रिलेटेड है। इसका मतलब है आपदा प्रबंधन। ये हर देश में मतलब कि कॉमन है, चाहे वो डेवलप्ड देश हो या फिर डेवलपिंग हो। डेवलप्ड देश में ये हो जाता है कि वो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, तो वहाँ पे मतलब नुकसान कम होता है, या फिर उनको मतलब इससे निपटना अच्छे से आता है, या उनके पास इक्विपमेंट अच्छा होता है जो इससे निपट सके। जैसा कि अभी हमने देखा था लॉस वेगास या फिर कैलिफोर्निया अमेरिका में फायर बस्ट हुआ था, जिससे ऑलमोस्ट पूरा शहर जलने लगा था, वहाँ के जंगलों में आग लग गई थी। पर डेवलपिंग तो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर उतना मतलब कंपेयर करें डेवलप कंट्री से तो उतना अच्छा नहीं होता है, और इक्विपमेंट उसी कंपेयर में थोड़ा से हाईली टेक्नोलॉजी वाले नहीं रहते हैं, तो वो प्रॉपर हर एक जगह के लिए सही से यूज नहीं हो पाते। तो डिजास्टर मैनेजमेंट कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के ये हो जाते, एक नेचुरल हो गया, एक मैनमेड हो जाता है। नेचुरल मतलब जो अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गए, वोल्केनो हो गया, या फिर फ्लड आ गया, तो ये सब आपका नेचुरल है। सुनामी, अर्थक्वेक, फ्लड्स, वोल्केनिक इरप्शन, ये सब नेचुरल में आ गया। मैनमेड में क्या आता है? मैनमेड मतलब वो मान लीजिए कि चाहे कहीं केमिकल स्पिल हो गया, ट्रांसपोर्टेशन एक्सीडेंट हो गया, या न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो गया। तो इसके एग्जांपल में जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था, वहाँ पे वो मैनमेड था क्योंकि गैस लीकेज से हुआ था, वहाँ पे बहुत सारे लोग मारे गए थे। फिर दूसरा देखिए जो रसिया में हुआ था 1986 में, चेरनोबिल डिजास्टर, यहाँ पे न्यूक्लियर रेडिएशन फैल गया था। तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल जो है वो मैनमेड हो गए। और ये सब वो डिजास्टर होते हैं जो अचानक आते हैं, तो पहले से इसके बारे में पता नहीं रहता है, अनफोर्सिन इवेंट हो गया ये सब, ठीक है। तो इसमें भी कहीं कोई डिजास्टर मतलब हजार्डस हो जाता है, कोई डिजास्टर हो जाता है, जो भी मतलब नुकसान होता है। हजार्डस क्या हो गया, डिजास्टर क्या हो गया? हजार्डस मतलब खतरा, जैसे कि अगर आप कोई केमिकल फैक्ट्री के पास जाइएगा या कहीं कोई एसिड रखा हुआ उसके पास जाइए तो वहाँ हजार्डस लिखा रहेगा, वहाँ पे खतरा है। तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। डिजास्टर मतलब आपदा, मतलब ये होगा ही होगा और ये नुकसान करेगा ही करेगा। नुकसान ये भी करेगा, पर ये होगा कि नहीं होगा नहीं कह सकते। अगर हुआ हजार्डस तो नुकसान करेगा। डिजास्टर का है कि 100% कि ये नुकसान करके ही जाएगा। तो अभी देख लेते हैं कि ये हुआ क्या यहाँ पे इसमें। तो ये जो है नागर कर्नूल डिस्ट्रिक्ट में जो तेलंगाना में है, वहाँ पे श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कनाल टनल है वो धंस गया। तो उसका
तो जब ये धंस गया तो इसमें अराउंड 8 पैसेंजर फंस गए हैं। तो 8 पैसेंजर ट्रैप हो गए हैं, जिसको निकालने के लिए सैटरडे मॉर्निंग से ही कोशिश रेस्क्यू मिशन चल रहा है। तो तेलंगाना के जो मंत्री है जुपल्ली कृष्ण राव, उन्होंने कहा है कि रेस्क्यू टीम फंसे हुए लोगों से मात्र 100 मीटर दूर है, लेकिन पानी और कीचड़ होने की वजह से ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है और मजदूरों के बचने की संभावना कम है, क्योंकि ये जो टनल बनाए जा रहे हैं, मतलब जो भी फंसे हुए कर्मचारी है उन तक पहुँचने के लिए तो वो टनल बन रहे, लेकिन कीचड़ और पानी इतने कि वो टनल दोबारा भर जा रहे, जो भी रास्ता बनाया जा रहा है वो भर जा रहे। तो ऐसा ही हादसा उत्तराखंड में भी हुआ था, जहाँ पे धंस गए थे, पर वो था कि सूखा एरिया था, तो वहाँ पे टनल बनाना आसान था और वो मतलब जहाँ टनल था और जहाँ पे आदमी फंसे हुए थे वो मात्र 200 मीटर की दूरी पे था, पर ये उससे ज़्यादा है। तो मतलब ये जो इसके लिए जो चुनौतियाँ आ रही है वो क्या क्या है। तो पहला, सुरंग कम से कम जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो 13 किलोमीटर दूर अंदर है, नहीं 13 नहीं है, ये ऑलमोस्ट 14 किलोमीटर है, जिसमें से 11 किलोमीटर लोकोमोटिव से जो रेस्क्यू टीम है उन्होंने तय कर लिया है। बाकी के 2 किलोमीटर कॉन्वेयर बेल्ट से उन्होंने तय किया है, बाकी अभी करना बाकी है, पर इतने पानी और कीचड़ है कि आगे जा पाना मुश्किल हो रहा है। और 2 किलोमीटर यहाँ तक पहुँचने के बाद उन्होंने मजदूरों को उनके नाम से भी बुलाया, पर कोई अभी तक जवाब मिला नहीं है अंदर से। तो मजदूर किस जगह फंसे हैं इसके चक्कर में सही लोकेशन का पता नहीं चल पा रहा है कि और कितना अंदर जाना है और कितना मतलब रास्ता कैसा है, वो सही सलामत है नहीं है, अभी कह नहीं सकते। और सुरंग के अंदर 200 मीटर एरिया में मलबा भरा है पूरा। जब तक पानी नहीं निकाला जाता तब तक मलबा साफ़ करने का काम शुरू नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास अभी इतनी मतलब ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई है कि जो इस मतलब कीचड़ भरे टनल से रेस्क्यू कर सके। तो इसके लिए रैट ऑपरेशन भी चलाया गया था, जो कि उत्तराखंड में किया गया था, पर यहाँ पे वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्योंकि वो जो मिशन है वो नॉर्मली सूखे जगह पे होता है, पर यहाँ पे बहुत सारे मड कीचड़ है, जो जिसकी वजह से वो नहीं कर पा रहे हैं। चलिए अगले पे देखते हैं। तो मर्ज फेसेस हार्ड रोड टू फॉर्म ए गवर्नमेंट आफ्टर जर्मन इलेक्शन विन। तो जर्मनी में जो आम चुनाव हुए थे उसमें जो वहाँ के चांसलर थे सोल्ज, वो हार गए और मर्ज उनकी जगह पे जीत गए। जो जर्मनी के सांसद ओलाफ सोल्ज आम चुनाव हार गए और उनकी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी SDP 600 सीटों में से मात्र 121 सीटों पर ही जीत पाई। उन्हें सिर्फ 16.5% वोट ही मिले। चांसलर सोल्ज ने हार स्वीकार कर ली है और उनकी पार्टी चुनावी नतीजों में तीसरे पायदान पर पहुंच गई। जो कंजर्वेटिव विपक्षी नेता जो इन्होंने जीता है फ्रेडरिक मर्ज, उन्होंने और उनकी जो भी ये है गठबंधन की पार्टी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन, उन्होंने मिल के 208 सीटों पर जीत दर्ज की। उन्हें सिर्फ 28.5% वोट हासिल हुए।
तो जो इनकी पार्टी थी उन्हें सिर्फ 121 वोट मिले, जो कि 16.5% है, और जो कंजर्वेटिव पार्टी है वो और CDU जो क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन है, ये दोनों ने मिला के 208 सीटें जीती हैं, जो कि टोटल 28.5% वोट हासिल हुए हैं। और इस चुनाव में ये सबसे बड़ी पार्टी बनी, ये तीसरी पार्टी बनी, और जो दूसरी पार्टी बनी है वो थी कट्टर दक्षिणपंथी पार्टी, जिसको AFD बोलते हैं, जिसका नाम आफ्टर द फार फाइट अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी। तो इन्होंने कितनी सीट की? इन्होंने 151 सीटों पे जीत दर्ज की, जिनको 20.8% वोट मिले। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार जर्मनी में किसी कट्टरपंथी दक्षिण पार्टी ने इतनी सीटें जीती है। पर जर्मनी में टोटल सीट कितने हैं? 630 सीटें हैं, और जीतने के लिए बहुमत के लिए 315 से ज़्यादा सीटें चाहिए थी, पर कोई भी पार्टी अकेले बहुमत का आंकड़ा नहीं ले पाई। इसलिए किसी भी दो पार्टी को मिलके गठबंधन का सरकार बनाना पड़ेगा। पर जहाँ तक ऐसे देखा जाए तो ये तो ज़रूरी है, क्योंकि ये दोनों मिल के भी गठबंधन की सरकार बनाते नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि ये दोनों जोड़ेंगे भी तो 300 भी नहीं पहुंच रहे हैं, तो 315 चाहिए। इसके लिए या तो ये दोनों या तो फिर ये दोनों मिलके सरकार बना सकते हैं। और जर्मनी में वोटिंग कैसे होती है? तो जर्मनी में एक जो वोटर है वो एक बार में 2 वोट देता है। पहला वोट किसको देगा? तो पहला वोट निर्वाचन क्षेत्र से, मतलब जिस क्षेत्र से वहाँ का जो उम्मीदवार है उसको देता है पहला वोट। तो निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार को। दूसरा, जो भी पार्टी खड़ी होती है उसको देता है दूसरा वोट। तो एक वोटर 2 वोट डाल देता है। तो इसको कैसे करते हैं? तो इसमें क्या है, जर्मनी में टोटल 16 स्टेट्स है, उसमें 299 निर्वाचन क्षेत्र, मतलब बोले तो इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट है, इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट या निर्वाचन क्षेत्र। ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है? इसमें सीधे तौर पे जो प्रत्याशी को चुना जाता है, यहाँ से फिर जो जीता हुआ प्रत्याशी है ये संसद में जाएंगे कि नहीं, इसका फैसला पार्टी को मिले वोट के आधार पे होता है। तो मान लीजिए कि जर्मनी की लोकसभा सीट में 630 सीटें हैं, मानना तो है नहीं पर उतना ही है। तो इन जो सीटों को बंटवारा पार्टियों को मिले वोट प्रतिशत के हिसाब से होता है कि जिस पार्टी को जितने वोट मिले उतने सीट का उतना प्रतिशत वो पार्टी के जो भी उम्मीदवार है वो जाएंगे। यह बंटवारा भी उन्हीं पार्टियों के बीच होता है जिन्हें कम से कम 5% पार्टी, जिन्हें 5% वोट मिले हो, या तो फिर 3 इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट में जीत हासिल की हो, उन्हें ही, मतलब उनके ही वोट काउंट होते हैं। मान लीजिए कि किसी भी राज्य में 50 सीटें हैं, यहाँ एक पार्टी को 20% वोट मिले, मतलब, और 5 इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट में उसके उम्मीदवार जीत गए। ठीक है। ऐसी स्थिति में 50 में से 20% वोट, मतलब 10 सीटें उस पार्टी के हिस्से आएंगी, और 5 इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट के विजेताओं को मिलेंगी। जो 10 सीटें हैं वो बाकी जो 5 डिस्ट्रिक्ट जीते हैं
उनके उम्मीदवारों में बराबर के तौर पे बांट दी जाएंगी। तो यहाँ पे इस तरीके से चुनाव संपन्न होता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब कल फिर मिलते हैं, कल आज के न्यूज़ के साथ। आज जो भी होगा वो कल के न्यूज़ में आएगा, तो उसके साथ मिलते हैं कल। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।